कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहुमूल्य समीक्षाएं अवश्य दें। डायन एक अधूरी प्रेम कहानी, भाग 13। पिछले भाग से अब आगे की तरफ चलते हैं। सपना ड्राइवर से कहती है, लेकिन जल्दी खाओ, हमें आगे भी अभी चलना है। सपना और ड्राइवर बड़े ही इत्मीनान से खाना खा रहे थे। कुछ देर बाद ढाबा वाला सपना से कहता है, यह लीजिए मैडम जी, 2 कप चाय। सपना चाय पीते पीते हुए कहती है, तुम्हारा इतना खाली खाली ढाबा क्यों है? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम्हारे खाने के स्वाद के हिसाब से तो यहाँ पर खचाखच भीड़ होनी चाहिए थी। ढाबा वाला बड़े ही आदर से कहता है, क्या करें मैडम जी, यहाँ कम ही लोग आते हैं। तो क्या तुम अकेले ही यहाँ का सारा काम करते हो? सपना के इतना कहते ही ढाबा वाला चारों तरह आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए कहता है, क्या करूं बहन, कभी कभी कुछ काम अकेले ही करना पड़ता है। और फिर वैसे आप तो सब कुछ जानती ही हो, कितनी तकलीफ होती है अकेले अकेले काम करने में। तभी ढाबे वाले का रूप बदलकर चांदनी का हो जाता है। सपना गुस्से में कांपते हुए कहती है। सपना के इतना कहते ही ढाबा वाला चारों तरह आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए कहता है, क्या करूं बहन, कभी कभी कुछ काम अकेले ही करना पड़ता है। और फिर वैसे आप तो सब कुछ जानती ही हो, कितनी तकलीफ होती है अकेले अकेले काम करने में। तभी ढाबे वाले का रूप बदलकर चांदनी का हो जाता है। सपना गुस्से में कांपते हुए कहती है, हाँ बहन, मैं ही फिर से क्या करूं? तुम्हारी बड़ी फिक्र जो है, कुछ बातें चाह कर भी ना बता सकते हो, ना तो कर सकते हो। बड़ी समस्याएं हैं। बस अब यही है कि इतना कुछ मैं पता नहीं क्यों तुमको सपोर्ट कर रही हूं। समझ जाओ तो सबसे बेहतर होगा। ड्राइवर अचानक से काफी परेशान होते हुए कहता है, मैडम जी, ये क्या हो रहा है? ये कौन है और मुझे नींद क्यों आ रही है? अब बेटा, सिर्फ तुझको ही नींद नहीं आएगी, बल्कि मेरी प्यारी बहन सपना को भी सुकून भरी नींद आएगी। और अगर जंगली जानवरों से बच गए तो तुम लोगों की किस्मत, अगर नहीं भी बचे तो फिर दर्द का पता ही नहीं चलेगा। चांदनी के इतना कहते ही सपना और ड्राइवर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। एकदम से सन्नाटा हो जाता है। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया रहता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घना जंगल और दूर दूर से जंगली जानवरों की आहट। एक अनजाने खौफ से बेफिक्र होकर दोनों नींद की आगोश में जा चुके थे। काफी समय बाद बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरती हुई नींद से जगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इन सब से बेखबर दोनों बस बेसुध पड़े रहे। उन दोनों की खुशकिस्मती यह थी कि किसी भी जंगली जानवरों का वहां पर आना नहीं हुआ, इसीलिए वे दोनों सुरक्षित रहे। पर इन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या चांदनी अपने स्वभाव के अनुरूप ही ये सब कर रही थी, या फिर वह हर बार सपना को डराकर बस चेतावनी दे रही थी, या फिर यहां पर सपना की किस्मत प्रबल थी जो हर बार मौत के मुंह से निकल जा रही थी। खैर, ये सभी बातें गौर करने वाली है। और फिर आगे देखना यह है कि क्या सपना आगे भी इसी तरह से मौत को हर बार मात देती रहेगी या फिर हार जाएगी? और क्या सपना के लिए ये हार जीत जरूरी था, या फिर उसको इन सब पचड़े में पड़ना ही नहीं था? आखिरकार कुछ समय बाद सफलता उन बारिश की बूंदों को मिल ही गई। ड्राइवर की नींद पहले खुल गई तो उसने सपना को भी उठाया। लगभग दोपहर का समय होने वाला था। उठते ही दोनों ने बड़े ही आश्चर्य से चारों तरफ देखा। ना तो वहां पर कोई ढाबा था और ना ही कोई आदमी। मौसम खराब होने के कारण धीमी गति से बारिश हो रही थी। हवाएं काफी तेजी से उन दोनों को झकझोर रही थीं। दोनों सहमे हुए कभी चारों तरफ देखते तो कभी एक दूसरे को घूरते। बस यही क्रम अनायास ही चलता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों की सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म होती जा रही थी। कुछ देर के बाद ड्राइवर रोते हुए कहता है, अरे मैडम जी, कहां फंस गया मैं? कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं जो शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा तो मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा।
अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम जी। अब मैं आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये देखो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मेरी धड़कन काफी तेज चल रही है। मुझे इस समय बहुत उलझन हो रही है। अब देखिए मैडम जी, जो है साफ है। आप कोई और कैब बुक कर लो, या तो आप भी मेरे साथ वापस चलो, क्योंकि अब तो मैं आगे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। देखो देखो, पहले तो तुम चुप हो जाओ, शांति से सोचो। मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। सपना की बात सुनकर ड्राइवर काफी गुस्से में कहता है, अरे मैडम जी, आप कोई शक्तिमान थोड़े ही हैं जो इन सब से सामना कर लेंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ होते हुए, और वैसे भी आप ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं ना, बस रहने ही दीजिए। ठीक है, आप अपना खुद सुरक्षा नहीं कर सकती तो मेरा क्या करेंगी? देखिए मैडम जी, बड़ी बड़ी बातें करने से सच्चाई मिट नहीं जाती है। जो सच्चाई है सो है, वह है, ठीक है। पहले तो मैं भी यही रास्ते भर देख रहा था कि आप बार बार चिल्ला रही, कभी सपने में तो कभी कैसे भी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अचानक से गाड़ी पंचर हो गई। जो पंचर बनाने वाला था उसका घर गायब हो गया, और अब ये ढाबा वाला। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? या तो कहिए मैं सुसाइड कर लूं तो आपको संतोष हो जाएगा। अगर आपको सुसाइड ही करना है तो आप करें, लेकिन मुझे तो बख्श दीजिए। मुसीबत में जानबूझकर फंसना और फिर उसी मुसीबत से बाहर निकलना, ये सब क्या है? मुझे तो लग रहा है कि आपकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। आप मनाली नहीं, किसी मनोचिकित्सक के पास जाकर अपना इलाज कराइए। यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। चलो मान लिया यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर जानबूझकर बार बार मुसीबत को बुलाना और फंसना, फिर हर बार किस्मत से बचना, तो कोई आपसे सीखे। आपको ही इन सब चीजों में महारत हासिल है, लेकिन आपको यह सब गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचा तो चलो ठीक है, आप मुसीबत में जानबूझकर फंस रही हो। चलो, हो सकता है कि यह आपकी इच्छा हो, आपको यह सब अच्छा लग रहा हो, लेकिन आप मुझको इन सब में क्यों फंसा रही हैं? ये सब क्या है? अरे मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर इन सब का ख्याल कौन रखेगा? अब यह तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि यह सब आपका शौक है या फिर कुछ और। ये तो आप ही बेहतर जान सकती हैं, आप समझ भी रही होंगी। लेकिन अब आप मुझे बख्श दीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है परिवार की। मैं ही अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला इंसान हूं। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? अरे तुम मेरा विश्वास करो, हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और रही बात मनाली पहुंचने की, तो यहाँ से मनाली लगभग 20 किलोमीटर ही है। सामने देखो, एक बड़े से पत्थर पर लिखा हुआ है, तो तुम मुझको मनाली तक पहुंचा दो, फिर तुम चले जाना वापस। बस लगभग 1 से 2 घंटे और। वैसे अब देखो, डरो मत बिल्कुल भी, क्योंकि अब तो दोपहर का समय है, कोई रात थोड़े ही है। चलो, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। इतना समझाने पर भी आप नहीं मान रही। मैं अब आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा तो नहीं। नहीं, आप मेरे साथ वापस चलिए, सिर्फ वापस। देखो, मुझसे फालतू बात तो करो नहीं। मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी। मैंने तुम्हारी कैब बुक करी है, सारी डिटेल है मेरे पास। अब मैं वापस तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, और अगर मुझे कुछ हुआ तो सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर ही होगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। जहां तक मैंने तुम्हारी कैब बुक करी है, तुम मुझे वहां तक छोड़ दो, फिर तुम आजाद हो, जहां मर्जी हो वहां जाओ बस। और मुझे अपनी फालतू वाली ज्ञान मत बांटो। अब चलो। ठीक है मैडम जी, चलो फिर। जब ओखली में सिर दिया है तो फिर मूसल से काहे का डर। चलिए। इतना कहते ड्राइवर सपना को लेकर आगे की तरफ तेजी से जाता है। ड्राइवर थोड़ा तेजी के साथ कार को चला रहा था। लगभग 1 घंटे में ही सपना को मनाली पहुंचा देता है। मनाली पहुंचते ही सपना ड्राइवर का आभार व्यक्त करने के साथ साथ कैब का किराया भी दे देती है। ड्राइवर सपना से थोड़ा तसल्ली से कहता है, ठीक है मैडम जी, अब मैं जा रहा हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आराम से जाइएगा। कैब ड्राइवर कार लेकर चला जाता है। शाम के लगभग 4 बज रहे थे। सपना किताब निकालती है और उसको पढ़ने लगती है। उस किताब में लिखा होता है कि एक त्रिभुजाकार पहाड़ी पर
काली द्वार नाम का एक जगह होता है। वहीं से लगभग 2 मील आगे जंगल की तरफ जाकर एक छोटा सा पानी का कुंड दिखता है। उसमें 7 डुबकी लगाने के बाद उसी कुंड के अंदर की तरफ ही एक बड़े से पत्थर पर बैठकर एक विशेष मंत्र का जाप लगातार करना है। तभी वह गुप्त आश्रम दिखाई देने लगता है। पहले दिन उस कुंड में 7 डुबकी लगाना पड़ेगा, दूसरे दिन 6 डुबकी लगाना पड़ेगा, तीसरे दिन 5 डुबकी लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हर रोज 1 डुबकी कम करते जाना है। फिर अंतिम दिन 1 डुबकी लगाते ही वह गुप्त आश्रम एकदम से गायब हो जाता है। सपना किताब को वापस से अपने बैग में रख देती है। दूसरी तरफ शौर्य घर पर अकेला था। वह चांदनी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।